ओके, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टडी करेंगे डिजीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स और हेल्थ के बारे में बहुत कुछ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है। तो डिजीज़ एक कंडीशन है, एक अवस्था है। डिजीज़ इज ए कंडीशन इन विच हेल्थ इज इम्पेयर्ड, or in other words we can say that departure from the state of health is called disease, ठीक है। तो डिजीज़ क्या होगी, बीमारी क्या होगी कि जिसमें हमारी हेल्थ जो है वो इम्पेयर हो जाए। और हेल्थ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हेल्थ से यदि हम भटक जाएं, हेल्थ वाला रास्ता छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? वो हेल्थ का ऑपोजिट इसको मान लो, है ना। जैसे हेल्थ के स्पेक्ट्रम थे वैसे डिजीज़ के होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन आवर बॉडी इज नॉट एट ईज, जब हमारी बॉडी ईज में नहीं है तो उस अवस्था को हम डिजीज़ कहेंगे। ईज का मतलब क्या होता है, आराम, कंफर्ट। वो नहीं है तो मतलब डिजीज़ है। तो ये कंफर्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे हेल्थ में था फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मेंटल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सोशल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल एनी टाइप डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, डिजीज़ कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन हम ये भी मान सकते हैं कि इट इज़ एन अल्टरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस, कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्पेयरमेंट हो जाए, इंटरप्शन हो जाए कि जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इस अवस्था को भी हम डिजीज़ कहेंगे, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें कि डिजीज़ की परिभाषा क्या है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे हेल्थ की परिभाषा आ सकती है वैसे डिजीज़ की आ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, डिजीज इज डिफाइंड एज ए कंडीशन दैट प्रिवेंट्स द बॉडी और माइंड फ्रॉम वर्किंग नॉर्मली। छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है कि ये एक कंडीशन है जिसमें बॉडी और माइंड नॉर्मल काम करना बंद कर देते हैं, तो वो डिजीज़ है। दूसरी परिभाषा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी गई है वो ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिजीज इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट और ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इन विच इट्स फंक्शन आर डिसरप्टेड और डैमेज्ड, ठीक है। जब हमारी बॉडी का कोई भी नॉर्मल कार्य डिसरप्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो यदि डेफिनेशन आती है तो इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं होता कोई सी लिखो, जो आपको इजीली याद रह जाए वो आप इसमें लिख सकते हैं। आगे आता है, हाँ, वो तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो डेफिनेशन नहीं है, वो तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है कि क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। वो आप पहले लिख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो। अदरवाइज डेफिनेशन आती है तो सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन सफिशिएंट है, ठीक है ना। 2 नंबर का आता है तो जैसे डिफाइंड डिजीज़ तो आप ये लिख सकते हो। बट ऐसे हो जाए कि व्हाट इज़ डिजीज़, तो फिर आप पहले थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे, पहले फर्स्ट साइड वाली लिखेंगे, फिर बाद में एक डेफिनेशन लिख देंगे, उसमें एक डेफिनेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन, ठीक है ना। जैसे डिजीज़ के हेल्थ के कॉन्सेप्ट थे वैसे डिजीज़ की कॉज के भी कॉन्सेप्ट हैं कि बीमारी होती क्यों है, उसको जानना कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन कहलाता है। तो यदि हम पूरी हिस्ट्री की बात करें, ह्यूमन हिस्ट्री की, तो अलग अलग टाइम में बीमारियों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग रही, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहे। एज द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ द डिजीज आल्सो इवोल्व। जैसे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़े थे धीरे धीरे, अच्छा चलो आपको याद होगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था हेल्थ का कॉन्सेप्ट, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। 4 कॉन्सेप्ट थे ना, तो पहले बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद आगे से आगे नए नए आते रहे, इवॉल्व हुए। हाँ, वैसे ही डिजीज़ के भी कॉन्सेप्ट अलग अलग आए। तो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट एक बहुत पहले था 19वीं सेंचुरी से पहले, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी के अंदर। तो उस समय जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का था वो क्या था,
सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज। कोई बता पाएगा ये क्या होती है? बीमारी को पहले कैसे सोचते थे कि ये सुपर, बिल्कुल सुपर नेचुरल मतलब कोई सुपर पावर, बुरी आत्मा, उसके प्रभाव होने से बीमारी हो जाती है, भूत प्रेत। तो पुराने टाइम में यही माना जाता था कि भूत प्रेत या कोई श्राप लग गया तो बीमारी हो गई। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इट वॉज वाइड स्प्रेडली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड में ये मानते थे। Everyone believed that disease is caused by either curse of the god, कि या तो गॉड ने, अच्छे लोगों ने, ऋषियों ने श्राप दे दिया तो बीमारी हो गई, या ड्यू टू एविल फोर्सेस, जो शैतान है, जो बुरी आत्माएं हैं, उनके कारण बीमारी होती है। क्या करते थे लोग वाग इनके इलाज के लिए? पीपल यूज टू प्लीज द गॉड बाय प्रेयर्स। ठीक है ना, ईश्वर को याद करते थे प्रार्थनाओं से कि भगवान मेरे को ठीक कर दो। ठीक है ना, इलाज का यही तरीका था। या विच क्राफ्ट एक्टिविटीज टू टेम द इविल फोर्सेज, विच क्राफ्ट एक्टिविटी करते थे। विच क्राफ्ट एक्टिविटी क्या होती है? विच क्राफ्ट एक्टिविटी किसको कहते हैं? जादू टोना। ठीक है ना, जादू टोना करके उन बुरी आत्माओं को शांति करते थे कि ये ठीक हो जाए, है ना। तो ये सबसे पुराना कॉजेशन था। बाद में जैसे जैसे कुछ नॉलेज बढ़ी मेडिकल साइंस की और एजुकेशन बढ़ी तो कुछ कॉज चेंज हुई, है ना। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आया वो क्या था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आई 19th सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज जनरली रेफर्ड एज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेटिव एजेंट एंड द डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में ये मानते थे कि कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरस, कोई पैथोजेनिक एजेंट है, उसकी प्रेजेंस होगी तो ही बीमारी होगी। तो 1-to-1 रिलेशन होता था, एक बीमारी का एक जीव। ठीक है ना, जैसे टीबी के लिए इसका बैक्टीरिया आया तो टीबी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहा, काफ़ी समय तक इसको माना गया। इस सिस्टम में क्या होता था? एक लीनियर इक्वेशन बनती थी कि कोई डिजीज एजेंट आएगा, वो मैन के साथ इंटरेक्ट करेगा और बीमारी हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कई बार ये मानते थे कि एजेंट भी है, वायरस वगैरह सब घूम रहे हैं, और मैन भी है, ह्यूमन बीइंग भी है, फिर भी कईयों को बीमारी नहीं होती, कईयों को हो जाती है। तो इसका क्या कारण रहा होगा? तो फिर और नई थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई और नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हमने क्या कहा? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ठीक है ना, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एक प्रकार का त्रिकोण है। ठीक है ना, जिसमें लीनियर इक्वेशन ना होके 3 चीज़ों की प्रेजेंस जरूरी है कोई भी बीमारी होने के लिए। ओके, तो इसमें क्या था? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड शोज दैट इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर डिजीज टू डेवलप। ठीक है ना, एजेंट भी ठीक है, वो होना चाहिए, होस्ट भी होना चाहिए, बट एनवायरनमेंट भी होना चाहिए जो उसको फेवर करे, तो बीमारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इन तीनों के इंटरेक्शन से बीमारी होती है। इसलिए इस सिस्टम को हमने क्या कहा? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ठीक है ना, इनमें से एक भी अगर नहीं हुआ तो बीमारी नहीं होगी। ठीक है ना, क्लियर। अब आप सब लोग जानते हैं, अभी इस रूम में सब लोग बैठे हैं, यहाँ अगर जांच की जाए तो हो सकता है टीबी का बैक्टीरिया हो, क्योंकि टीबी वाइड स्प्रेड है अपने यहाँ पर, है ना, कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो यदि टीबी का बैक्टीरिया होगा और सब लोग बैठे हैं, बट एनवायरनमेंट इस बैक्टीरिया के फेवर का नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं होगा। बट ऐसा एनवायरनमेंट आया जो इस बैक्टीरिया को फेवर में है, मतलब हमारी इम्यूनिटी किसी की कमज़ोर है, उसको हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आया, मल्टी फैक्टोरल कॉजेशन। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल वाली, जिनमें इन तीनों से भी काम नहीं चलता था। ठीक है ना, तो उसको हमने कहा मल्टी फैक्टोरल डिजीज़। की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कई फैक्टर मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया मल्टी फैक्टोरल कॉजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द डिजीज इज कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स। द टर्म एजेंट इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव फैक्टर्स। अब पहले वाले के अंदर तो पॉजिटिव एजेंट था, एक बैक्टीरिया या वायरस था,
बट यहाँ पर एजेंट नहीं है, फैक्टर्स है, और ये स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए काम आते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, कोई एग्जांपल? जो एक से दूसरे को नहीं जो नहीं फैलती है ना, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ठीक है ना, कैंसर। तो ये मल्टी फैक्टोरल होते हैं, कई फैक्टर होंगे तब वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी सिंगल एजेंट डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे आप लोग ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये एक आदमी सिगरेट स्मोक कर रहा है और उसको कैंसर हो ही जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग के साथ कुछ और फैक्टर भी होंगे, तब उसको सिगरेट स्मोकिंग क्या है, कैंसर कर सकती है लंग का। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए। इसी प्रकार अब आप सब लोग देखते हैं कि सब लोग इस पोल्यूशन में एक्सपोज हैं, बट किसी न किसी को पोल्यूशन के कारण ही कैंसर हो रहा है। बट पोल्यूशन के साथ हो सकता है कुछ उसकी और भी कंडीशन हो। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल फैक्टर्स हो जाएंगे, और स्पेशली ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होंगे। अब उसके बाद में एक और इवोल्यूशन हुआ जिसको हम कहते हैं वेब ऑफ कॉजेशन। अब मल्टीपल फैक्टर वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें तो एक एजेंट या व्यक्ति बीच में है और उसके चारों तरफ एजेंट हैं, सब उसको प्रभावित कर रहे हैं और उसको बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, बट वेब ऑफ कॉजेशन में क्या है कि जो फैक्टर्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और उनके कारण बीमारी होती है। ठीक है ना, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए है, कम्युनिकेबल के लिए नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो वेब ऑफ कॉजेशन है वो मैकमोहन एंड पू एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये 1960 में बताया था कि वेब ऑफ कॉजेशन भी होता है कुछ बीमारियों के लिए, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है बिटवीन ईच कंपोनेंट ऑफ द चेन। तो जो भी ये बीमारी होने का जो चेन है वो सीधी ना होके एक जाल सा बनता है। ठीक है ना, इसको हम आगे पिक्चर की सहायता से भी समझेंगे। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जांपल ऑफ हार्ट डिजीज वेब ऑफ कॉजेशन। ठीक है ना, हार्ट डिजीज की वेब ऑफ कॉजेशन से समझ सकते हैं। जैसे इस प्रकार का जो साइंटिस्ट बनाते हैं, किसी डिजीज़ का जब कारण फाइंड आउट करना होता है ना, तो ऐसे एक जाल बनता है। कैसे कि जैसे हार्ट डिजीज़ होनी है तो उसके लिए स्मोकिंग भी एक फैक्टर है, स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। अब स्ट्रेस डायरेक्ट इसको अफेक्ट नहीं कर रहा हार्ट डिजीज़ को, बट स्ट्रेस से क्या होगा, स्मोकिंग होगी। ठीक है ना, कहते हैं ना कि गम गलत करने के लिए वो सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है। ठीक है, फिर सिगरेट पीने से उसको हार्ट डिजीज हो गई। इसी प्रकार पानी मतलब पोल्यूशन, ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन है तो वो डायरेक्ट भी अफेक्ट कर सकता है, बट वो डाइट के थ्रू भी अफेक्ट कर सकता है। डाइट ओबेसिटी कर सकती है, ओबेसिटी से आर्टरी हार्ड हो सकती हैं और वो भी हार्ट डिजीज कर सकती हैं। तो इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है उस हार्ट डिजीज को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए जिनका जितना कॉम्प्लेक्स वेब होगा उस डिजीज़ का उतना ही डिफ़िकल्ट होगा किसी कारण को क्लियर करने के लिए। अब जैसे आप लोग सुनते हैं आए दिन पता लगता है कि जी उसकी डेथ हो गई, क्या कारण था, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक हो गया कारण बता दिया, बट हार्ट अटैक क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी बहुत गहन ये पूरा जाल निकालना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि वो हार्ट डिजीज़ को क्यों हुई थी। तो ये जो बीमारियाँ होंगी ये डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द कॉज होंगी, बट अगर पता लगाना चाहें तो लग सकता है। तो उसका ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा और काफ़ी बहुत सारी रिसर्च उस पर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे वेब ऑफ कॉजेशन। इतना हमारा इवोल्यूशन हुआ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा डिजीज़ का डेफिनेशन और उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज़। अब आते हैं डिजीज़ एजेंट क्या है। ठीक है ना, वैसे तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा एजेंट क्या है। डिजीज एजेंट या पैथोजेनिक एजेंट एक ही बात है। ठीक है ना, वो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द डिजीज एजेंट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस बीमारी क्रिएट कर दे तो हम उसको डिजीज एजेंट कहेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसको ध्यान से अगर हम समझें तो कैसे पता लगेगा कि ये जीवित भी हो सकता है और निर्जीव भी। जीवित का अगर एग्जांपल ले तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जीवित है, फंग और माइकोप्लाज्मा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरासाइट्स, ये बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। बट कई
निर्जीव फैक्टर भी हैं जिनकी कमी या प्रेजेंस उपस्थिति बीमारी क्रिएट करेगी। एग्जाम्पल केमिकल एजेंट्स भी हैं। ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह तो क्या थे, बायोलॉजिकल एजेंट थे। कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे कोई एसिड आ गया, गलती से गिर गया, जल गया, तो ये भी एक प्रकार की डिजीज हो गई, क्योंकि हमें डिसईज है और उसका कारण क्या रहा, केमिकल एजेंट। इसी प्रकार फिजिकल एजेंट भी हैं, ठीक है। बहुत एकदम से यहाँ गर्मी हो जाए, ठीक है, हीट हो जाए, कोल्ड हो जाए, तो हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है ना। केमिकल फिजिकल एजेंट हो गया। इसी प्रकार न्यूट्रिएंट एजेंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट एजेंट भी बीमार कर सकते हैं। क्या एग्जांपल दोगे आप? अगर न्यूट्रिएंट एजेंट हमें पता करना है तो कोई एग्जांपल जिसकी कमी या अधिकता बीमारी करेगी। विटामिन ए की कमी अगर हो गई तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये भी एक प्रकार का एजेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डिजीज एजेंट कहलाते हैं, जिनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस भी कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट के एग्जाम्पल क्या हो गए, ये जीवित होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ आदि। तो जीवित का कैसे पता लगा कि ये जीवित है? लिविंग अगर कोई है तो कैसे पता लगेगा, जो भी अपनी संख्या बढ़ाता हो, मल्टीप्लाई करता हो, वो जीवित है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया, वायरस वगैरह बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। सेकंड है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में ऑल केमिकल्स जैसे डाई है, एल्कलाई है, एसिड हैं, जो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारे केमिकल हैं। फिर आते हैं फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा गर्मी, एक्सेसिव हीट जो फैक्ट्रियों में जैसे निकलती है, भट्टियों वगैरह में, बहुत ज़्यादा कोल्ड, वो भी बीमारी कर सकती है। ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल एजेंट। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल मतलब मशीन। तो मैकेनिकल एजेंट में आता है क्रोनिक फ्रिक्शन। क्रोनिक फ्रिक्शन मतलब जैसे हमारे हाथ में रस्सी है, अब इसको तेज़ी से कोई खींचे और हाथ से हमारे रगड़ के जाए तो वो कहलाता है फ्रिक्शन, ठीक है ना। उससे भी इंजरी हो सकती है, ये मैकेनिकल हो गया। और कोई मैकेनिकल फोर्स जिसे कोई प्रेस कर दे, किसी के नीचे दब जाए, तो वो भी क्या होगा, मैकेनिकल एजेंट होंगे, ठीक है ना। क्रशिंग, टीयरिंग, स्प्रेन्स, ये डिसलोकेशंस, ये सारे मैकेनिकल इंजरी है, ठीक है ना। ये स्प्रेन और डिसलोकेशन आपको पता लग गया हो, जैसे आप चल रहे हैं, पैर मुड़ गया तो स्प्रेन हो जाता है, ठीक है ना, एंकल जॉइंट पे। तो ये भी क्या है, मैकेनिकल एजेंट है, जिसने आपको बीमार बना दिया, ठीक है। न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट का तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, विटामिन ए ले लो, डी ले लो, सी ले लो, तो बीमारी कर सकती है ना, उनकी कमी। तो ये न्यूट्रिएंट एजेंट हो जाएंगे, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसके अलावा सोशल एजेंट भी हैं, ठीक है ना। सोशल एजेंट मतलब आप कह सकते हो कि मेरा पड़ोसी सोशल एजेंट है, जो मेरे को बीमार कर रहा है, लड़ाई करता रहता है सारा दिन, है ना, तो वो भी सोशल एजेंट है, ठीक है। कि आपका बिहेवियर, दूसरों का बिहेवियर आपके प्रति, वो सोशल एजेंट कहलाएंगे। लाइफस्टाइल, वो भी आपका एक सोशल एजेंट है, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, खाना पीना आपका कैसा है, डाइट कैसी है, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, तो वो भी एक बार के आपके एजेंट होंगे, जिनको हम सोशल एजेंट कहेंगे। ये एजेंट का काम खत्म हो गया। अब कई बार छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स पूछ सकते हैं प्रैक्टिकली, उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक वर्ड आता है इन्फेक्शन। तो कई बार पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इन्फेक्शन, या डिफाइन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसको कहेंगे? आप सब लोग कह देते हैं कि जी उसको आज क्यों नहीं आई वो, सर उसको इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो इन्फेक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी पैथोजेनिक एजेंट जब बॉडी में एंटर कर जाता है और मल्टीप्लाई कर लेता है, तो हम उसको इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके लक्षण भी आ जाएं, ठीक है ना। हो सकता है कोई अभी किसी ने खांसी या छींका, बैक्टीरिया वायरस पड़ोसी के अंदर घुसे और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन हो गया। लक्षण उसको हो सकता है कल तक आए, पर इन्फेक्शन उसको आज ही हो, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक एजेंट इनटू द बॉडी। बॉडी में घुस गए और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया,
तो वो इन्फेक्शन है। सिर्फ घुसे, मल्टीप्लाई नहीं किया तो इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ बैक्टीरिया वायरस अंदर जाते हैं तो वो मार देते हैं उनको, हमारी जो सेल्स होती हैं। तो अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन का एक ही लाइन की डेफिनेशन है कि एंट्री, शरीर में प्रवेश करना पैथोजेनिक एजेंट का, और मल्टीप्लाई करना इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। इसीलिए जो केमिकल एजेंट हमारे अंदर जाते हैं उसको इन्फेक्शन नहीं कहते, क्योंकि वो गया तो सही अंदर बट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो या तो बैक्टीरिया करेगा या वायरस करेगा या फंगस करेगा, है ना। ये हो गया। इसी में एक वर्ड आता है हमारे पास, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज द इन्फेक्शन और टॉक्सिन एग्जिस्ट इन सर्टेन लोकेशन। किसी लोकेशन पे वो ऑलरेडी होता है और वहाँ पर यदि एक हेल्दी व्यक्ति जाता है, काम करता है, तो उसको जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। और इसका एग्जांपल होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है ना। जब हॉस्पिटल में कोई जाता है, हम लोग भी, इवन स्वास्थ्य कर्मी भी अगर हॉस्पिटल जाता है और यदि ध्यान नहीं रखे अपना, तो वो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन कैच कर सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का। तो उस टाइप के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। कोई आपको कहीं जाए, कोई पूछ ही ले कि डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो हेल्थ वालों को पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी या हॉस्पिटल जहाँ पर पहले से पैथोजेनिक एजेंट हैं, वहाँ पर जाने से या काम करने से यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम कहेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ओके। इसके अलावा आता है दो वर्ड हमारे पास, इंक्यूबेशन पीरियड एंड विंडो पीरियड। ये क्या होते हैं, नाम तो सुना होगा आपने कभी। इंक्यूबेशन पीरियड होता है और विंडो पीरियड होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कोई आइडिया? बिल्कुल, ये सिंपल वर्ड है, सबको आता है ना। तो जब बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजेनिक एजेंट शरीर में घुस जाता है, मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो उस समय तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये हर बीमारी का अलग अलग होता है, कुछ का तो एक दिन ही होगा। जैसे मान लो आज आपको इन्फेक्शन हुआ, कल लक्षण प्रकट हो गए, जैसे जुकाम वगैरह। बट कई ऐसे हैं जो 10 दिन भी पता नहीं लगते, 10 दिन बाद लक्षण पैदा होंगे, तो वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का हो गया। कुछ बीमारी सालों तक नहीं पता लगती, एग्जाम्पल एड्स, है ना। सालों तक वो वायरस है, मल्टीप्लाई कर रहा है, पर लक्षण पैदा नहीं हुए, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा हो सकता है, ओके। अच्छा, दूसरा एक वर्ड आता है हमारे पास, विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड भी लगभग इसके जैसा ही है कि जब बैक्टीरिया घुस गया अंदर तो उसके अगेंस्ट हमारी डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है ना। तो जब एंटीबॉडी बना लेता है तो उस एंटीबॉडी को हम ब्लड में टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि एंटीबॉडी बनी है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन उसको हुआ होगा। तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, विंडो पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। तो विंडो पीरियड भी हर बीमारी का अलग अलग होता है। ज़्यादातर जो टेस्ट करते हैं हम वो विंडो पीरियड के बाद में करते हैं। जैसे मान लो किसी को कोविड हो गया, ठीक है ना, कोई लक्षण नहीं आ रहे, फिर भी हमें पता करना है कि उसको कोविड है या नहीं, तो उसके अंदर देखेंगे चेक करके कि एंटीबॉडी है या नहीं है। तो एंटीबॉडी है तो इसका मतलब कोविड था। अगर मान लो आज इन्फेक्शन हुआ और कल हमने टेस्ट कर लिया, जबकि विंडो पीरियड उसका 5 दिन का है मान लो, तो कल टेस्ट करेंगे तो वहाँ एंटीबॉडी तो बनेंगे ही नहीं, तो टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, जबकि उसमें वायरस तो है, ठीक है ना। तो इस पीरियड को हम विंडो पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने सुना ही होगा, HIV। जब आपको किसी नीडल प्रिक इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर नॉर्मली कहते हैं ना कि 3 महीने बाद टेस्ट कराना, क्योंकि उसका विंडो पीरियड 3 महीने का है। 3 महीने बाद वायरस के जो एंटीबॉडी दिखेंगे और हमें पता लग सकता है कि उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड में अंतर होता है, ठीक है। ज़्यादातर हर बीमारी का विंडो पीरियड कम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट होता है एंडेमिक एंड एपिडेमिक। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। एंडेमिक क्या होता है,
और एपिडेमिक क्या होता है? एनी आइडिया? एंडेमिक के साथ एक पर्टिकुलर एरिया में होता है हम्म। और एपिडेमिक स्प्रेड हो जाता है। बिल्कुल। एंडेमिक का मतलब होता है कि द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया। किसी एरिया में वो बैक्टीरिया वायरस कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, लगातार वहाँ पर उतने केसेस उस बीमारी के आ रहे हैं, तो उस डिजीज़ को हम कहेंगे एंडेमिक डिजीज़। जैसे इंडिया में ट्यूबरक्यूलोसिस अभी एंडेमिक है। अगर एक कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ अगर मान लो 5-6 केसेस डायरिया के आ रहे हैं रूटीनली, तो वो उसकी एंडेमिक डिजीज़ हो गई, 5-6 केस आ रहे हैं। बट एपिडेमिक क्या होगा कि जब उनका सडन इंक्रीज हो जाए नंबर किसी भी एरिया में, उसको हम एपिडेमिक कह देंगे। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज सडन इंक्रीज इन द केसेज ऑफ ए डिजीज मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर इज नोन एज एपिडेमिक। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात है कि अलग अलग एरिया के लिए एपिडेमिक अलग अलग हो सकती है। जैसे अपने यहाँ अगर ट्यूबरक्यूलोसिस के 20-25 केस आ रहे हैं तो वो एंडेमिक ही होगा। बट जहाँ बिल्कुल ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं है, मान लो यूएसए में 5 केस भी आ गए तो वो एपिडेमिक घोषित कर देंगे उसको, क्योंकि उनके लिए तो 5 भी एकदम इंक्रीज हुआ है, और अपने यहाँ 5 एकदम इंक्रीज नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर 100-200 आ गए तो वो एपिडेमिक हो सकता है। तो किसी भी नॉर्मल नंबर से एकदम से कोई इंक्रीज हो जाए संख्या मरीजों की, उस डिजीज़ को हम एपिडेमिक कह देते हैं। ठीक है। एक और टर्म आती है पेंडेमिक। ये आप लोगों ने रिसेंटली सुना ही था कोविड के टाइम। तो पेंडेमिक क्या होती है? जब बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएं और इंटरनेशनल लेवल तक चले जाएं, बॉर्डर ख़त्म हो जाए उस बीमारी के लिए कंट्रीज़ के, तो वो पेंडेमिक कहलाएगी। ठीक है ना। एक साथ बहुत सारे देशों में वो बीमारी फैले तो पेंडेमिक हो जाएगी। इट इज़ डिफाइंड एज एन एपिडेमिक अकरिंग ओवर ए वेरी वाइड एरिया, several countries and continents are affected, then it is known as pandemic। और इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्रभावित होती है। ठीक है। एग्जाम्पल आप कोविड, स्वाइन फ्लू ऐसे कुछ ले सकते हैं, है ना। अच्छा, एक और टर्म आती है हाइपर एंडेमिक डिजीज। हाइपर एंडेमिक क्या है? ये एक प्रकार की एंडेमिक ही है, बट नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। जब नॉर्मली 200-300 या हज़ारों की संख्या में केसेस किसी बीमारी के एक जगह रहते हैं तो वो क्या हो जाएगी? हाइपर एंडेमिक कहलाएगी। ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम लर्न कर सकते हैं। तो इतना सा डिजीज़ के बारे में है, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स और कुछ टर्म्स जो हमें टाइम टू टाइम इसमें काम आती हैं जब हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो उनसे छोटे छोटे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है।